कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हर चीज, ये हवा, ये पानी, यहां तक कि हम खुद, आखिर किस चीज से बने हैं? इस एक सवाल ने सदियों तक वैज्ञानिकों को उलझाए रखा। तो आज चलिए एक रासायनिक जासूसी कहानी में उतरते हैं और उन सुराहों को जोड़ते हैं जिनसे हमें उस चीज की पहली तस्वीर मिली जिसे हम एटम कहते हैं। तो चलिए सीधे उस रहस्य की तह तक चलते हैं जो इस सबके केंद्र में है। वो सबसे छोटी, सबसे बुनियादी चीज क्या है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब खोजना उतना ही दिलचस्प सफर रहा है। एटम को देखने से बहुत पहले वैज्ञानिकों को दुनिया में उसके छोड़े हुए निशान पहचानने थे, और ये सब शुरू हुआ कुछ बहुत ही बुनियादी नियमों को समझने से। इन नियमों ने पहली बार इशारा किया कि पदार्थ बेतरतीब नहीं है, बल्कि उसके काम करने का एक तरीका है, एक सिस्टम है। इस कहानी के पहले जासूस थे लैवोजियर और प्राउस जैसे वैज्ञानिक, जिन्होंने दो बड़े जरूरी नियम खोजे। पहला, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आसान भाषा में, आप जितना सामान किसी रिएक्शन में डालते हैं, उतना ही सामान आपको आखिर में मिलता है, भले ही उसका रूप बदल जाए। और दूसरा, स्थिर अनुपात का नियम। मतलब पानी, चाहे नदी का हो, बारिश का हो या लैब में बना हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा फिक्स रहेगा। इन नियमों ने जोरदार संकेत दिया कि पदार्थ छोटे छोटे एक जैसे टुकड़ों से बना होना चाहिए। तो इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़कर एक पूरी थ्योरी बनाने वाला पहला शख्स कौन था? वो थे जॉन डाल्टन। उन्होंने ही हमें एटम का पहला असली ब्लूप्रिंट दिया। डाल्टन ने सोचा कि एटम एक छोटी सी ठोस ऐसी गेंद जैसा है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। उनके हिसाब से हर चीज इन्हीं छोटी छोटी गेंदों से बनी है, और केमिकल रिएक्शन, वो तो बस इन गेंदों की अदला बदली है। ये एक बहुत ही सिंपल, लेकिन उस जमाने के लिए एक क्रांतिकारी आइडिया था। लेकिन हर अच्छी जासूसी कहानी की तरह यहां भी एक जबरदस्त मोड़ आना तो तय था। डाल्टन का वो सिंपल सा ठोस गेंद वाला मॉडल अब टूटने वाला था, नई खोजों की वजह से। और कहानी में मोड़ ये था, वैज्ञानिकों ने पाया कि अरे, एटम के अंदर तो और भी छोटे कण हैं। नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन और बिना किसी चार्ज वाला न्यूट्रॉन। इस खोज ने तो सब कुछ बदल कर रख दिया। अगर एटम को तोड़ा जा सकता है, तो फिर सवाल ये उठा कि भाई, ये सारे हिस्से अंदर फिट कैसे हैं? और बस यहीं से शुरू हो गई एक नई रेस, ये कल्पना करने की रेस कि एटम अंदर से आखिर दिखता कैसा है। वैज्ञानिकों ने इस नई उलझी हुई सच्चाई को समझने के लिए अलग अलग मॉडल बनाने शुरू कर दिए। पहले मॉडल्स में से एक था जे थॉमसन का। उन्होंने सोचा कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज वाला पुडिंग है, और उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बिखरे हैं जैसे केक में किशमिश, या फिर एक तरबूज की तरह जिसमें लाल गूदा पॉजिटिव चार्ज है और जो बीज हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये पहली कोशिश थी इलेक्ट्रॉन को एटम के स्ट्रक्चर में फिट करने की। लेकिन देखिए, कोई भी मॉडल सिर्फ एक आइडिया ही तो होता है जब तक उसे परखा ना जाए। थॉमसन का पुडिंग मॉडल सुनने में तो ठीक लग रहा था, पर क्या वो सच था? इसे साबित करने के लिए एक ठोस एक्सपेरिमेंट की जरूरत थी। और यहां एंट्री होती है अर्नेस्ट रदरफोर्ड की, एक बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट के साथ। उन्होंने सोने की एक बेहद पतली पन्नी ली और उस पर तेजी से आते हुए अल्फा पार्टिकल्स की बौछार कर दी। उन्हें लगा था कि ये पार्टिकल्स आर पार निकल जाएंगे, जैसे कोई गोली कागज से निकल जाती है। लेकिन जो हुआ वो हैरान करने वाला था। ज्यादातर पार्टिकल्स तो वाकई सीधे निकल गए, जिससे पता चला कि एटम अंदर से लगभग पूरा खोखला है। लेकिन कुछ पार्टिकल्स मुड़ गए और कुछ तो सीधे टकराकर वापस आ गए। इससे एक ही बात साबित हो सकती थी कि सेंटर में कुछ बहुत छोटा, भारी और पॉजिटिव चार्ज वाला है, जिसे नाम दिया गया न्यूक्लियस। इस एक एक्सपेरिमेंट ने पुडिंग मॉडल को हमेशा के लिए गलत साबित कर दिया। रदरफोर्ड का मॉडल एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इसमें भी एक समस्या थी। अगर इलेक्ट्रॉन एक ग्रह की तरह न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहे हैं, तो उन्हें अपनी एनर्जी खो देनी चाहिए और घूमते घूमते न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, एटम तो स्थिर होते हैं। तो ऐसा क्यों? इस पहेली को सुलझाया नील्स बोहर ने। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूम सकते, वो सिर्फ कुछ खास स्थिर एनर्जी लेवल्स या शेल्स में ही रह सकते हैं। जैसे एक सीढ़ी के निश्चित डंडों पर ही कोई खड़ा हो सकता है, बीच हवा में नहीं।
इन शेल्स में रहते हुए वो एनर्जी नहीं खोते और इसी वजह से एटम स्थिर रहता है। तो चलिए, अब हमारे पास एटम के स्ट्रक्चर का एक काफी अच्छा मॉडल है, पर सवाल ये है कि एक तत्व को दूसरे से अलग क्या बनाता है? सोने का एटम लोहे के एटम से अलग क्यों है? इसका जवाब इन 2 नंबर्स में छिपा है। परमाणु संख्या, यानी एटम में प्रोटॉन की संख्या ही एक तत्व की असली पहचान है। हर सोने के एटम में 79 प्रोटॉन होंगे, एक भी कम या ज्यादा और वो सोना नहीं रहेगा, कोई और तत्व बन जाएगा। और द्रव्यमान संख्या हमें न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या बताती है। और इसी से ये भी पता चलता है कि एक ही तत्व के एटम भी थोड़े अलग हो सकते हैं, जैसे कि आइसोटोप्स, जिनमें प्रोटॉन तो बराबर होते हैं पर न्यूट्रॉन की संख्या अलग-अलग होती है। फिर है आइसोबार, जिनका कुल वजन तो एक जैसा होता है पर वो होते अलग-अलग तत्व हैं। और आइसोटोन्स, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या एक जैसी होती है। ये सब न्यूक्लियस के अंदर के कणों का ही खेल है। तो हमने एक ना टूटने वाली गेंद से शुरुआत की और एक छोटे से सौरमंडल जैसे मॉडल तक का सफर तय किया। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है, एक बहुत बड़ा रहस्य अब भी बाकी है। आखिर वो कौन सी अविश्वसनीय ताकत है जो उन सभी पॉजिटिव प्रोटॉन को एक छोटी सी जगह में एक साथ रखती है, जबकि उन्हें तो एक दूसरे को दूर धकेलना चाहिए? खैर, ये सवाल फिजिक्स के अगले अध्याय के लिए है।